ये वीडियो है चैप्टर नंबर 18 पर विकास की अवधारणा। अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में हम विकास के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। हम देखेंगे कि हम बचपन से लेकर बड़े तक कैसे बड़े होते हैं और विकास में क्या विशेषताएं होती है और विकास के क्या सिद्धांत होते हैं। सबसे पहले हम कुछ अवधारणाएं, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हम 6 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले 2 है अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि सिर्फ हमारी लंबाई और हमारे वजन में बढ़ने की प्रक्रिया है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में होती है। विकास कई तरह के संदर्भ में परिवर्तन की बात करता है। विकास शारीरिक हो सकता है, भाषीय हो सकता है, यानी कि हमारी भाषा कैसे बढ़ रही है, ज्ञानात्मक हो सकता है, क्या हमारा ज्ञान या हमारी अलग अलग काम करने की क्षमता बढ़ रही है, भावात्मक हो सकता है या सामाजिक भी हो सकता है। अभिवृद्धि और विकास के कुछ फर्क है और वो ये है। पहला, अभिवृद्धि मापात्मक है, यानी कि हम उसे माप के देख सकते हैं। विकास गुणात्मक है, उसमें कई गुणों का विकास हो रहा है। अभिवृद्धि केवल हमारे शारीरिक पक्ष को देखता है, पर विकास कई सारे, जैसे कि मैंने बताया, भाषीय, भावात्मक, अलग अलग पक्षों के बारे में देखता है। अभिवृद्धि केवल हमारी लंबाई और हमारे वजन में बढ़ने वाली प्रक्रिया है। विकास कई सारे संदर्भ के परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। अभिवृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है। अभी मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब इसके बाद मेरी हाइट ज्यादा बढ़ेगी नहीं, किंतु विकास जीवन के आखिरी पल तक चलते रहता है। अगले 2 है परिपक्वता और सीखना। परिपक्वता कुछ ऐसे गुण होते हैं जो संभावित गुण होते हैं, जो हम समय के साथ अपने आप ही विकसित कर लेते हैं, जैसे कि बैठना, चलना, रेंगना, ये सब। सीखने की प्रक्रिया सबके साथ अपना आप नहीं होती है। वातावरण प्रेरणा से, हमारे वातावरण में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें कुछ सीखने की प्रेरणा दे रहे हैं। वातावरण प्रेरणा और परीक्षण, यानी कि प्रैक्टिस के साथ, टेस्ट के साथ हम कुछ चीजें हैं जो हमें कुछ समय के बाद सीखते हैं। इस प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। अक्सर खेल कूद सीखना, खाना पकाना सीखना, हम जो पढ़ाई करते हैं उसमें हम जो चीजें सीखते हैं वो सब सीखने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। परिपक्वता और सीखना दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक दूसरे से संबंधित है। अगले 2 है आनुवंशिकता और वातावरण। आनुवंशिकता, वंश आपने सुना है, हम कहते हैं कि ये हमारे परिवार का वंश है, सारी जायदाद इसके पास जाएगी। वंश का होता है जब हमारे माता पिता से कोई चीज किसी बच्चे के पास चली जाती है। अनुवंशिकता उन गुणों के बारे में बात करता है जो एक बच्चे को उसके माता पिता से मिलते हैं, जैसे कि हमारी लंबाई या हमारे त्वचा का रंग, हमारी आंखें। ज्यादातर शारीरिक विशेषताएं हमें अपने माता पिता से मिलती है, पर कुछ दूसरे गुण भी हो सकते हैं जो हमें अनुवंशिकता के द्वारा माता पिता से मिले हो। वातावरण है ऐसी चीजें जो हम अपने वातावरण में सीखते हैं, जैसे कि अगर मैं देखती हूँ कि मेरे घर में सब बहुत ही सद्भावना रखते हैं, सब बहुत ही शांत है, तो मैं उनको देख के मैं भी एक शांत इंसान बनती हूँ। याद रखिए, हमारे ज्यादातर गुण आनुवंशिकता और वातावरण के तालमेल से आते हैं। हालांकि वातावरण एक ऐसा चीज है जिसमें हमारा कुछ कंट्रोल है, जिसे हम चाहे तो एक बच्चे के विकास के लिए बदल सकते हैं। अब इस चैप्टर का अगला भाग है विकास के सिद्धांत। हमारी किताब में हमें विकास के बारे में 11 सिद्धांत बताए हैं और इस बार इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, तो हम इन्हें एक एक करके समझेंगे और जितना हो सके उन्हें खुद से याद करने की कोशिश करेंगे। पहला है परिवर्तन। विकास में हमेशा परिवर्तन होता है। कोई भी विकास हो, चाहे शारीरिक हो, उसमें हमारी लंबाई बढ़ रही है, हमारे बाल बढ़ रहे हैं या फिर हमारा वजन बढ़ रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। अगर मानसिक हो तो मानो जैसे पिछले साल मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, पर इस साल मैंने सीखा है कि मैं अपने आप को शांत कैसे रख सकती हूँ। भाषा में भी परिवर्तन आता है कि भाषा के विकास में जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत कम शब्द बोलने आते थे, और इस साल जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैंने और भी नए नए शब्द बोलना सीख लिए। विकास में परिवर्तन हमेशा होता है। दूसरा है पैटर्न। विकास हमेशा एक निर्धारित पैटर्न में, एक निर्धारित क्रम में होता है। शारीरिक विकास के पैटर्न में, शारीरिक विकास के क्रम में हमारी किताब में हमें 2 प्रकार बताए हैं। पहला है सिफेलोकॉर्डल क्रम, यानी कि हमारे सर से लेकर हमारे पैर तक की इस तरफ सीधी मात्रा में जो हमारा विकास हो रहा है उसे सिफेलोकॉर्डल क्रम कहते हैं।
जो हमारे केंद्र से बाहर की ओर यानी कि हमारे इस तरफ हाथों की तरफ जो विकास हो रहा है उसे प्रॉक्सिमो डिस्टल क्रम कहते हैं। तीसरा है सामान्य से विशिष्टा की ओर विकास की प्रक्रिया होती है। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो हम स्कूल में केवल कोई एक भाषा और गणित सीखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हमारे सब्जेक्ट्स और विशिष्ट होते जाते हैं। मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अलग अलग सब्जेक्ट्स आ जाते हैं क्योंकि अब हमने भाषा सीख ली है। अब हम वो भाषा से अलग अलग विशिष्ट सब्जेक्ट सीख रहे हैं। ऐसा हमारे बचपन में भी हम देख सकते हैं। जैसे एक बच्चा जब उसे कोई खिलौना दिया जाए तो वो पहले अपने पैर से, अपने मुंह से, अपने हाथ से, हर चीज से उसे महसूस करने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होने लगे वो अब केवल अपने हाथों से ही उस खिलौने के साथ खेलता है क्योंकि अब उसका विकास और विशिष्ट हो गया है। चौथा है विकास सहसंबंधित होता है। विकास के जो अलग अलग प्रकार हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। अभी जैसा आपने सुना होगा कि माता पिता अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि अरे तुम कौन सा बड़े होके क्रिकेटर बन जाओगे, पढ़ाई पे ध्यान दो, या तुम कौन सा बड़े होके बहुत मशहूर पेंटर बन जाओगे, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, जब तक आप इसमें बहुत अच्छे नहीं हो आप कुछ नहीं कर पाओगे। हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा जो शारीरिक विकास है या पेंटिंग करने से हमारा जो भावनात्मक विकास होता है उससे हमारे ज्ञान के विकास पे, ज्ञानात्मक विकास पे भी असर पड़ता है। ये सारे विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक साथ बढ़ते हैं। पांचवा पूर्वानुमेय विकास पूर्वानुमेय होता है। पूर्व मतलब पहले से, नुमेय अनुमान, जिसका मतलब हम पहले से उसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि विकास का एक क्रम होता है, पैटर्न होता है, तो हम किसी बच्चे को देखकर हम थोड़ा बहुत अंदाजा या अनुमान लगा सकते हैं कि ये आगे अब कैसे विकसित होगा। इसकी हाइट बढ़ेगी या इसका वजन बढ़ेगा या इसके बाद ये कौन भाषा में कौन से नए शब्द सीखेगा। छठा है कि विकास विभिन्न भागों के लिए विभिन्न दरों पर होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं वो अलग अलग स्पीड से, अलग अलग तेजी से बढ़ते हैं। आसान एग्जाम्पल है, जैसे मेरे हाथ के नाखून बहुत जल्दी बढ़ जाते पर मेरे पैर के नाखून मुझे 2-2 महीने तक काटने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा उदाहरण है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है यानी कि हमारे दिमाग का आकार होता है वो 6 साल या ज्यादा से ज्यादा 8 साल की उम्र तक तैयार हो जाता है। किंतु जो हमारे दूसरे अंग है जैसे कि हमारा हृदय, लिवर, पाचन प्रक्रिया के अंग वो किशोर अवस्था तक विकसित होते रहते हैं। सातवां है कि विकास दर स्तर पर होता है या क्रमागत होता है, यानी कि वो कुछ स्टेजेस में होता है। जैसे कि अभी भाषा का उदाहरण ले लीजिए, हम बचपन में तोतला के बोलते या केवल 1 या 2 मामा, पापा, दूदू ऐसे शब्द बोलते। धीरे धीरे हम पूरे वाक्य बोलना सीखते और मुश्किल शब्द बोलना सीखते। ऐसा हो नहीं सकता कि हम पहले वाक्य बोलना सीखे और फिर हम मामा, दूदू, पापा बोलना सीखे, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मेरी हाइट इतनी बड़ी हो गई और उसके बाद इतनी हुई। विकास हमेशा एक क्रम में होता है। आठवां है कि ऐसा माना जाता है कि जो आरंभिक स्तर का विकास है वो बाद के स्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि जो हमारे बचपन में सीखी हुई, जो हम 10 साल की उम्र तक हम जो बातें सीखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये हमारा फाउंडेशन पैदा करती है। आप इसे किसी पेड़ की तरह भी सोच सकते हैं कि अगर एक पेड़ की जड़ें मजबूत होगी तो पेड़ भी बहुत मजबूत होगा। इसलिए जो आरंभिक स्तर पे जो विकास होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 9वां है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। सत्य यानी कि वो हमेशा चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। 10वां है व्यक्तिगत रूप से विकास में अंतर होता है। हर बच्चा अलग अलग तरीके से विकसित होता है। ये जो अंतर है वो कई कारक के कारण आ सकता है, जैसे कि उनको किसी स्कूल में जा रहे हैं अभी, उनका वातावरण कैसा है, उनको कैसा भोजन मिलता है, बहुत सारी बातों को लेकर हर बच्चा, हर इंसान अपने अपने तरीके से विकसित होता है। 11वां है कि विकास परिपक्वता और सीखना दोनों का परिणाम है। परिपक्वता यानी कि कुछ चीजें जो हमने कहा अपने आप हम में विकसित हो जाती है, और सीखना जो हम अपने वातावरण से सीखते हैं। विकास दोनों की मदद से होता है, ना कि केवल किसी एक चीज से। आप ये 11 पॉइंट्स खुद से याद करने की कोशिश जरूर करिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ वीडियोस दिए हैं जिसमें भी वो लोग विकास के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, पर उनके पॉइंट्स हमारे पॉइंट्स से थोड़े अलग है। पर आप उनको देखेंगे तो आपका रिविजन हो जाएगा और आपको बहुत सारे पॉइंट्स अपने आप याद होने लगेंगे। अब हम आते हैं चैप्टर के अगले भाग पर।
विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो विकास को प्रभावित कर सकती हैं? हमने पहले भी सीखा कि आनुवंशिकता और हमारा वातावरण दोनों हमारे विकास पे प्रभाव डालता है, पर जो आनुवंशिकता है उस पर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, किंतु वातावरण के बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यदि हमारे एक बच्चे के विकास को जितना हो सके उतना सकारात्मक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो हम उसके वातावरण में कुछ बदलाव लाके उसके विकास को सकारात्मक तरीके से बढ़ा सकते हैं। पर ये बदलाव कौन से हैं? चलिए देखते हैं। पहला है पोषण। ऐसा बोला जाता है कि हम जो खाते हैं हम वही होते हैं। ये कहावत है जो हमें बताती है कि हम जो खाते हैं, हमारा खाना हमारे लिए कितना जरूरी है। हमने पहले चैप्टर्स में भी देखा कि एक संतुलित आहार, पोषण भरा खाना खाना हमारे लिए शारीरिक विकास के लिए कितना जरूरी है। पर ऐसा भी माना जाता है कि हम जो खाते हैं उसका प्रभाव हमारे मानसिक पे या फिर हमारे भावात्मक विकास पर भी होता है। दूसरा है आरंभिक उत्प्रेरक। आरंभिक उत्प्रेरक यानी कि हमारे वातावरण में कुछ ऐसे प्रेरक, ऐसी प्रेरणा जो बच्चे को सीखने के लिए प्रेरणा देती है। जैसे कि हमारे जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनके ऊपर और विकास करने के लिए हमें प्रेरक की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर बचपन में अगर एक बच्चा ज्यादा बोल नहीं पा रहा है या वो बोलने में हिचकिचा रहा है, जल्दी अपने शब्द नहीं सीख पा रहा है, तो यदि हम उसे छोटे बच्चों की किताब ला के दे जिसमें बहुत सारी तस्वीर हो और उनके साथ मिलकर वो किताबें पढ़े, तो उसे और बोलने की या शब्द सीखने की प्रेरणा मिलेगी। जब एक वातावरण में प्रेरक होते हैं तो बच्चा अपने सारे गुणों को प्राप्त कर पाता है, ठीक से विकसित हो पाता है। पर एक गैर प्रेरक वातावरण में, ऐसे वातावरण में जिसमें बच्चों के लिए कोई प्रेरणा नहीं है, जिसमें उन्हें बढ़ने के लिए ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में बच्चे अपने गुण प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जितना वो हो सकते हैं उतना विकसित नहीं हो पाते। तीसरा है बच्चों के पालन पोषण की विद्या। यदि माता पिता अज्ञानित है, उन्हें पता नहीं है कि एक बच्चे की परवरिश कैसे करते हैं, और यदि वो अपने बच्चों पे ध्यान न दे या उनको बहुत ज्यादा डांटे या बहुत ज्यादा बिगाड़े, इन सबसे बच्चों का विकास रुकता है। वो समाज में इतना आसानी से घुल मिल नहीं पाते हैं, उनका आत्मविश्वास भी कम रहता है। यदि एक बच्चे को अच्छे से पाला पोषा जाए, उसकी परवरिश अच्छे से की जाए, तो बड़े होकर उनका सामाजिक विकास और अच्छा होता है। अब इस चैप्टर का अगला हिस्सा है विकास के प्रकार। हम विकास के 4 प्रकार देखेंगे। पहला प्रकार है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में भी 2 तरह के विकास होते हैं। एक हमारे शरीर के हिस्सों का विकास, जिसमें हमारी हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारा वजन बढ़ता है, हमारी हड्डियां बढ़ती है, हमारी पेशियां बढ़ती है, ये सब हुआ शारीरिक विकास। एक और चीज जो शारीरिक विकास में आती है, सकल गत्यात्मक। गत्यात्मक मतलब गतिविधि करने की क्षमता। सकल गत्यात्मक मतलब कुछ आसान क्षमताएं, जैसे कि चलना, कूदना, भागना, ये सब। दूसरा है सूक्ष्म गत्यात्मक, यानी कि कुछ छोटी छोटी क्षमताएं, जैसे कि लिखना, अपने शर्ट के बटन लगा पाना, शूलेस बांध पाना या अपने बाल खुद से कंघी कर पाना, ये सब सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। दूसरा है ज्ञानात्मक विकास। ज्ञानात्मक विकास हमें बताता है कि बच्चा किस प्रकार से नई चीजें सीख सकता है या वो किसी सूचना का उपयोग कैसे कर सकता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपनी ज्ञान केंद्रियों का इस्तेमाल करके, यानी कि आंखें, स्वाद, सुनना, सूंघना और स्पर्श, इन सब की मदद से ज्ञान ले सकते हैं और इनसे जो उनको जानकारी मिलती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किसी सूचना का उपयोग कर सकते हैं। यह हमें बच्चों की कई चीजों में दिखता है, जैसे कि बच्चे किसी पहेली को सुलझा पाते हैं कि नहीं, कोई उन्हें दिए हुए किसी पजल को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, कोई 2 वस्तु में सामान्य या अंतर बता पाते हैं कि नहीं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ज्ञानात्मक क्षमताएं और मुश्किल होती जाती है, पर वो इन्हें करना सीख पाते हैं। तीसरा है सामाजिक और भावात्मक विकास। सामाजिक विकास में आता है कि हम अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाते हैं कि नहीं, दूसरों के प्रति संवेदना रख पाना, लोगों से बात कर पाना, दोस्त बना पाना, ये सारी बातें सामाजिक विकास में आती है। भावात्मक विकास यानी कि हम जो हमारे भाव है, जो हम महसूस करते हैं, उनके हम अगर कंट्रोल में रह पाते हैं तो वो हमारा भावात्मक विकास अच्छा है, ऐसा कहलाता है। इसको हम आवेग या आवेग के नियंत्रण के बारे में भी बात करते हैं। आवेग मतलब इमोशन।
अगर आप अपने इमोशन को, अपनी भावना को नियंत्रण में रख पाते हैं, यदि आप उस हालात के लिए एक सामान्य भाव महसूस कर पाते हैं, तो आपका भावात्मक विकास अच्छा है। इसमें हमें किताब में ये भी बताया गया है कि हम हमारे गुस्से को कैसे शांत कर सकते हैं। आप वो हिस्सा एक बार खुद से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अक्सर हम गुस्से में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं या किसी को कुछ इतना बुरा बोल देते हैं जो हम बाद में सोचते हैं कि काश मैंने नहीं बोला होता या काश मैंने नहीं किया होता। गुस्सा शांत करने के लिए किताब में कुछ टिप्स दिए कि आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस हालत से दूर कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, किसी शांत जगह पर जाकर बैठिए या फिर कोई व्यायाम करिए ताकि आप उससे आपका गुस्सा थोड़ा निकल जाए। आप वो एक बार हिस्सा जरूर खुद से पढ़िए। चौथा और आखिरी प्रकार है भाषात्मक विकास, यानी कि हमारी भाषा का विकास। इसके उदाहरण मैंने पहले भी दिए हैं। जैसे कि एक बच्चा बोलना सीखता है तो पहले वो कुछ सिर्फ आवाजें निकालना सीखता है, फिर वो छोटे छोटे शब्द सीखता है, फिर शब्द, फिर बड़े शब्द, फिर वाक्य। इस तरीके से बच्चा बात करना सीखता है। इस विकास को भाषा का विकास, भाषात्मक विकास कहते हैं। अब यहाँ तक हमारा आधा चैप्टर हो गया है। बचा हुआ आधा चैप्टर शारीरिक विकास के बारे में है कि जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं 5 साल की उम्र तक, तब तक हमारा शारीरिक विकास कैसे होता है और फिर 5 साल के बाद किस प्रकार होता है। शारीरिक विकास में हम शारीरिक विकास यानी हमारे शरीर के हिस्सों के विकास और गत्यात्मक विकास दोनों के लिए हमें 2 अलग हिस्से दिए हैं। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वो वीडियो एक बार देखिए और फिर अपनी किताब को भी एक बार पढ़िए ताकि आप दोनों को मैच कर सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय।